हेलो एवरीवन, आई एम अक्षय। स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स के अगला लेक्चर और अगला लेक्चर नहीं, इस लेक्चर को हम लास्ट लेक्चर बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। आज थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपनी एक इम्पोर्टेंट चीज के साथ, जिसका नाम है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल जो वर्ड है ये तुम लोग फिजिक्स के अंदर भी पढ़ चुके होंगे। कार्नोट साइकिल हमें एक्सप्लेन करता है कि किसी भी इंजन की कितनी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, इंजन की एफिशिएंसी के बारे में हमें नॉलेज देता है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जितना हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जितना भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसमें कितना वर्क सिस्टम कर रहा है, कितना एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन हमें कार्नोट साइकिल देता है। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। कार्नोट साइकिल को स्टार्ट करते हैं। कार्नोट साइकिल के अंदर हम करते क्या है, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। हीट इनटू वर्क का क्या मतलब है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम बात करें कि जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसका डेल्टा यू तो होता है जीरो। अब अगर उसका डेल्टा यू जीरो होता है तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया। क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया, मतलब जो भी हीट तो वहां पे एब्जॉर्ब करेगा वो कहाँ जाएगा, वर्क में जाएगा। तो हीट का वर्क के अंदर कन्वर्जन तो हम वो किससे पढ़ते हैं, कार्नोट साइकिल से पढ़ते हैं। ठीक है, कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 रिवर्सिबल स्टेप। कार्नोट साइकिल के अंदर टोटल 4 रिवर्सिबल स्टेप होती है। कौन कौन सी रिवर्सिबल स्टेट होती है, सबसे पहले होती है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। सबसे पहले यहाँ पे आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है एट टी इक्वल टू टी वन। और वो कौन सी प्रोसेस है, ये वाली जो फर्स्ट प्रोसेस मैंने लिखी हुई है ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। मतलब P1 लेवल से P2 V2 गया और यहाँ पर जो टेम्परेचर था उस पूरी पूरी प्रोसेस में यहाँ पे जो टेम्परेचर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है T1। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है। फिर सेकंड प्रोसेस क्या होती है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। वो प्रोसेस कहाँ है, बी से सी वाली। फिर थर्ड प्रोसेस कार्नोट साइकिल के अंदर होती है आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, मतलब ये कंप्रेशन हो गया थर्ड प्रोसेस। फिर फोर्थ प्रोसेस होगी एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन, मतलब T2A, मतलब ए से बी जाएगा, फिर बी से ए, सी से बी, बी से फिर ए। तो ये टोटल 4 प्रोसेस यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रही होगी। तो ये चारों कार्नोट साइकिल के ही पार्ट है। ठीक है, पहला है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, मतलब पहले 2 एक्सपेंशन फिर 2 कंप्रेशन। पहले 2 एक्सपेंशन कौन कौन से वाले, पहला है आइसोथर्मल, दूसरा फिर एडियाबेटिक। और कंप्रेशन, पहला आइसोथर्मल फिर दूसरा एडियाबेटिक। पहले आइसोथर्मल का टेम्परेचर मैंने T1 लिया हुआ है, दूसरा आइसोथर्मल का टेम्परेचर मैंने T2 लिया हुआ है। ठीक है, तो ये P वर्सेस V कर्व बनाया हुआ है। तो कार्नोट साइकिल का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो तुम अगर इस पूरे ग्राफ को देखोगे तो इसमें टोटल 4 ऑपरेशन हो रहे हैं। पहला ऑपरेशन ए से बी का, फिर बी से सी सेकंड ऑपरेशन, सी से डी थर्ड ऑपरेशन, डी टू ए फोर्थ ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, ए टू बी। ए टू बी में क्या हो रहा है, ए टू बी में आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है। तो अगर आइसोथर्मल लिख दिया तो डेल्टा ई क्या हो गया, जीरो। मतलब इस प्रोसेस का, ए टू बी वाली प्रोसेस का जो डेल्टा ई है वो क्या हो गया, जीरो। डेल्टा ई जीरो होने के बाद इसका क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। तो आइसोथर्मल के लिए तुम्हें फॉर्मूला पता है, NRTLM V2/V1। लेकिन यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ला देते हैं तो Q1 आ जाएगा पॉजिटिव। तो क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा तो वर्क नेगेटिव, लेकिन Q1 आएगा पॉजिटिव, तो Q1 की वैल्यू हो गई। Q1 की वैल्यू हो गई, Q1 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। Q1 की वैल्यू पॉजिटिव क्यों आ रही है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। डेल्टा ई जीरो है, अगर यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, मतलब हीट उसने ऑब्जर्व की होगी, एब्जॉर्ब की होगी। तो एब्जॉर्ब जो की है वो हीट की वैल्यू कितनी, इतनी है। तो Q1 होगा पॉजिटिव, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ जाने में हीट एब्जॉर्ब हुई है। और जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है उतना का उतना इसने वर्क कर लिया। सेकंड ऑपरेशन है B2C। B2C ऑपरेशन, ये है एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है यहाँ पे। एडियाबेटिक के अंदर ये Q इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, W, क्योंकि क्यू तो जीरो है। कहाँ पे क्यू जीरो है, यहाँ से यहाँ तक क्यू जीरो है। तो क्यू जीरो है, तो डेल्टा ई टू, मतलब इस प्रोसेस का डेल्टा ई टू किसके बराबर, डब्ल्यू टू कितना आ गया, एनसीवी T2 माइनस T1। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं थर्ड ऑपरेशन पे। थर्ड ऑपरेशन है अपना C2D में थर्ड ऑपरेशन हो रहा है अपना आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर अपना T2। ये इस टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन हो गया। डेल्टा ई3 की वैल्यू होगी Q2 इक्वल टू माइनस W3। तो Q2 हो गया W3। अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव है, तो Q क्या आएगा, नेगेटिव। तो माइनस NRT टू ln V4/V3। तो Q2 इतनी वैल्यू आ गई।
फोर्थ ऑपरेशन फिर यहाँ से यहाँ डी से ए फोर्थ ऑपरेशन हो रहा है, तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन है। कंप्रेशन है तो डेल्टा ई फोर इक्वल टू W4। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक है तो क्यू की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जीरो। क्यू की वैल्यू जीरो है तो डेल्टा ई फोर किसके बराबर है, W4 के बराबर। W4 किसके बराबर है, एनसीबी T1 माइनस T2, डेल्टा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टी फाइनल अब ये है, टी इनिशियल ये है, तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल मतलब T1 माइनस T2, एनसीबी T1 माइनस T2। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने तुम लोगों को समझा, ये पूरा कार्नोट साइकिल का प्रोसेस है जिसके अंदर 4 ऑपरेशन होते हैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो ये उसका ग्राफ था और ये उससे रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल पार्ट था मैंने तुम लोगों को समझाया। इसके आगे भी कुछ और पार्ट बचा हुआ है, लेकिन तब तक के लिए स्क्रीनशॉट। तो अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कार्नोट साइकिल पढ़ रहे थे। कार्नोट साइकिल के अंदर अभी तक हमने देखे 4 प्रोसेसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन एंड एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन, उसका ग्राफ और उससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस। उसके बाद हम देखना चाह रहे हैं कि ये पूरी जो प्रोसेस है, पूरी जो साइक्लिक प्रोसेस है, जो पूरा कार्नोट इंजन है, इस पूरे कार्नोट इंजन में कितनी हीट एक्चुअल में एब्जॉर्ब हुई है। तो कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, जो जैसा कि पिछले वाले वीडियो में बताया मैंने तुम लोगों को कि वहां पे Q1 जो हीट थी वो एक्सपेंशन वाली जो हीट थी वो हमने प्रोवाइड की है, और जो Q2 या जो हमारे पास जो सेकंड वाली हीट जो निकल के आई थी उसको हम बोलेंगे, तो वो जो थी वो हमारी एनर्जी रिलीज हो रही थी, हीट रिलीज हो रही थी। ओवरऑल नेट हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई, Q1 माइनस Q2। Q1 कितना है देखोगे तो NR T1 ln V2 by V1, माइनस करेंगे Q2 कितना है, माइनस NR T2 ln V4 by V3। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो NR T1 ln V2 by V1 प्लस NR, एक माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, NR T2 ln V4 by V3 हो गया। तो इसको लिख दिया NR T2 ln V4 by V3। Q की वैल्यू हो गई NR T1 ln V2 by V1 माइनस, अब मैंने क्या किया V4 by V3 को जो ln के अंदर था, लौकिक क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसके अंदर इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं या फिर इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, तो यहाँ पे जो नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस NR T2 ln V3 by V4। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल जो हीट नेट हीट जो एब्जॉर्ब होगी वो कितनी हो जाएगी, वो कुछ इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर तुम्हें पता होगा तो ये चीज मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस टीबी टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कंस्टेंट, ये किसके लिए लगता है, ये ओनली एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि T1 बाई T2 अगर बात करूँ तो T1 बाई T2 किसके बराबर होगा, V3 बाई V2 के बराबर। ये चीज मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये चीज मैं लिख पा रहा हूँ तुम्हारी जो कार्नोट साइकिल थी वहां से लिख पा रहा हूँ, V3 बाय V2, T1 बाई T2, V3 बाई V2। एडियाबेटिक जो ये एक्सपेंशन सेकंड वाला ऑपरेशन देखो, पिछले वाले वीडियो के अंदर जो सेकंड वाला ऑपरेशन था एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर V2 से V3 की तरफ जा रहा था और T1 से T2 जा रहा था। तो T1 बाई T2 की वैल्यू होगी V3 बाई V2 टू दी पावर गामा माइनस 1, और T2 बाई T1, मतलब ये कब है, जब कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन में क्या होता है कि तुम्हारा जो T1 था वो T2 में चेंज हो जाएगा, मतलब इनिशियल फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनल इनिशियल में। तो T2 बाई T1 की वैल्यू क्या होगी, V1 बाई V4 टू दी पावर गामा माइनस 1। तो ये दोनों जो निकल के आ रहे हैं, ये तुम्हारा जो बेसिक एडियाबेटिक का जो कॉन्सेप्ट है वहां से हम इन चीजों को लिख पा रहे हैं कि T1 बाई T2 इज इक्वल टू V3 बाई V2 टू दी पावर गामा माइनस 1, और T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V4 टू दी पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अब क्या करोगे कि अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो इसको डिवाइड करने पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको क्या करूँ डिवाइड करेंगे तो V3 बाई V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ V4 बाई V1 कर देता हूँ तो ये भी T1 बाई T2 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा V3 बाई V2 इज इक्वल टू V4 बाई V1। जस्ट इन दोनों इसको रिवर्स करके डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशन को, तो V3 बाई V2 की वैल्यू होगी मेरे पास V4 बाई V1, तो V2 बाई V3 कितना आ गया, V2 बाई V1, V2 इधर लेके जाओ तो V2 बाई V1 इक्वल टू V3 बाई V4, तो V2 बाई V1 इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास V3 बाई V4। इस V2 बाई V1 की वैल्यू मैंने, या इस V3 बाई V4 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, इस इक्वेशन नंबर 1 में मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट किया हुआ है। तो इस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V3 बाई V4 इन द इक्वेशन नंबर 1, तो इस इक्वेशन नंबर के अंदर पुट करोगे तो सिमिलर चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, Q इज इक्वल टू NR T1 ln V2 बाई V1, NR T1 ln V2 बाई V1, ये चीज होगी माइनस माइनस लगा दिया NR T2 ln V3 बाई V4 की जगह इस फॉर्मूले से मैंने रख दिया V2 बाई V1। तो ये चीज तुम्हारी क्लियर होगी। इसके बाद चलते हैं आगे,
इसके बाद अगर तुम देखोगे तो यहाँ से क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ से चीज़ तुम्हारी कॉमन आ रही है एन आर और ये एल एन टी टू बाई टी वन, एन आर एल एन टी टू बाई टी वन। तो एन आर एल एन टी टू बाई टी वन मैंने वी टू बाई वी वन सॉरी मैंने कॉमन लिया और तुम्हारे पास बच क्या गया टी वन माइनस टी टू। तो तुम्हारे पास जो ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब्ड हुई है ये क्या है तुम्हारे पास ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब। तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब हुई है किसके अंदर, कार्नोट साइकिल के अंदर। तो कार्नोट साइकिल के अंदर एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर तुम लोगों को खुद को पता है कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा यू जीरो होता है। डेल्टा यू मतलब एंथैल्पी, एंथैल्पी नहीं, इंटरनल एनर्जी में चेंज जो होता है वो जीरो होता है। इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होता है तो जितनी हीट हम उसको प्रोवाइड करेंगे उतना वो क्या करेगा, काम। लेकिन यहाँ पे हमने कितनी हीट इसको प्रोवाइड की है, इसने ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब की क्यू जीरो टू एन आर एल एन वी टू बाई वी वन इंटू टी वन बाई टी टू। मतलब अगर उसने इतनी हीट इसको प्रोवाइड की है तो इसने वर्क भी क्या किया होगा, सिमिलर उतना, बस नेगेटिव साइन इसके आगे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा और वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। लेकिन क्यों क्या आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्यू का एक्सप्रेशन निकल के आया अभी तक। अभी हम इसके बाद निकालेंगे वर्क, कितना नेट वर्क डन बाय द सिस्टम किया। और क्यों, क्योंकि जितना यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही क्या कर लेगा, वो वर्क डन बाय द सिस्टम कर लेगा। तो उस वर्क का भी हम यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी तक हमने हीट एब्जॉर्ब की बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं कितना वर्क डन लगा। ठीक है, तो वर्क की बात करते हैं। वर्क का क्या रूल है, तो वर्क डन बाय द गैस कितना होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। चार तरीके के वर्क है। पहला वर्क है एनआरटी, एनआरटी1 एल एन वी टू बाई वी वन, पहला वाला ऑपरेशन से, दूसरे वाले ऑपरेशन से एनसीवी टी टू माइनस टी वन लगेगा, थर्ड वाले ऑपरेशन से कंप्रेशन तो एनआरटी2 एल एन वी थ्री बाई वी फोर प्लस एनसीवी टी वन माइनस टी टू। ठीक है, ये चारों टाइप के वर्क है, तो ये चारों को ऐड कर दिया। अगर तुम देखोगे तो ये से ये वाला वर्क कट जाएगा, फिर टी वन माइनस टी टू इससे नेगेटिव बाहर निकालोगे तो इससे पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा ओनली ये। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये एन आर टी टू एल एन वी थ्री बाई वी फोर है, और वी थ्री बाई वी फोर को पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, अगर तुमने पिछले वाले वीडियो के अंदर अगर तुमने देखा होगा तो वी थ्री बाई वी फोर को मैंने वी टू बाई वी वन लिख दिया था। ठीक है, तो क्यों वो मैंने निकाल के बताया कि कैसे निकल के आता है वो। तो वी थ्री बाई वी फोर को मैंने वी टू बाई वी वन लिख दिया, माइनस एन आर टी वन एल एन वी टू बाई थ्री। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इससे माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पे एन आर एल एन वी टू बाई वी वन टी वन माइनस टी टू यहाँ पे तुम्हारे पास कॉमन निकल के आ गया। तो W क्या आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या, वर्क डन बाय द गैस है। वर्क डन बाय द गैस है तो उससे क्या पता चल रहा है, सो Q इक्वल टू माइनस W फॉर साइक्लिक प्रोसेस। मतलब जो हीट एब्जॉर्ब हुई उससे क्या हो गया, वो पूरा पूरा काम करने में चला गया। तो Q इक्वल टू माइनस W फॉर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U भी क्या होता है, जीरो। तो डेल्टा U जीरो, तो Q इक्वल टू क्या होगा, माइनस W। तो वो कार्नोट साइकिल से भी हम पता लगा पा रहे हैं कि कार्नोट साइकिल भी हमें क्या बोलता है कि अगर जितने भी वहां पे हीट लगेगी वो हीट किस में जाएगी तुम्हारी, वो पूरी की पूरी हीट तुम्हारा वर्क करने के काम में जाएगी, उससे इंटरनल एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये किससे पता चल रहा है, कार्नोट साइकिल से पता चल रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा चीज तुम्हें समझ में आया होगा। वैसे ये सारी चीजें तुम्हारे फिजिक्स के अंदर भी दी हुई है। फिजिक्स के अंदर तो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा पोर्शन कार्नोट इंजन का पढ़ाया जाता है और काफी ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ पोर्शन जस्ट इससे रिलेटेड जैसे थ्योरेटिकल पार्ट था तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज फिजिक्स में तुम्हारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। केमिस्ट्री में भी तुम्हें क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्जाम में जनरली इनसे रिलेटेड फिजिक्स में क्वेश्चन पूछते हैं। तो थोड़ा सा फिजिक्स वाले पोर्शन को उस पर ज्यादा तुम्हें फोकस करना है, कार्नोट इंजन वाले को। ठीक है, अदरवाइज जो डेल्टा जी वाला जो पोर्शन था, एंट्रोपी वाला जो पोर्शन था, ये सारा जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन तुम्हारा केमिस्ट्री में ही ओनली। तो केमिस्ट्री में डेल्टा जी से रिलेटेड, डेल्टा एस से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो उस पर तुम्हें फोकस भी करना है। वैसे वो काफी चीजें बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो Q इक्वल टू माइनस W फॉर साइक्लिक प्रोसेस, डेल्टा U इक्वल टू जीरो। अब बात करते हैं कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं कि सपोज हमने उसको हीट जो दिया, स्टार्टिंग में कुछ हीट दिया हमने इंजन को, उसमें से उस इंजन ने कुछ काम कर लिया और कुछ हीट रिलीज कर दी, तो कितना एफिशिएंसी रहा। तो एफिशिएंसी मतलब उसने कितना वर्क किया। तो वर्क डन बाय इंजन मतलब इंजन ने कितना वर्क किया और हमने कितना स्टार्टिंग में दिया था, वही क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी होगी। मतलब W बाय Q1 मतलब वर्क डन डिवाइड बाय Q1। स्टार्टिंग में तो हमने कितनी हीट दी थी, Q1 हीट दी थी ना, तो Q1 हीट हमने दी और उसने काम कितना किया, W। तो वर्क डन बाय इंजन डिवाइडेड बाय हीट गिवन टू इंजन।
तो ये वाली वैल्यू होगी एन आर एल एन वी टू बाई वी वन एन टी वन माइनस टी टू। तो इसको डिवाइड करोगे एन आर ये क्यू वन की वैल्यू एन आर टी वन एल एन वी टू बाई वी वन, ये इससे एन आर एल एन वी टू बाई वन से एन आर एल एन वी टू बाई वी वन कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा टी वन माइनस टी टू बाई टी वन। तो इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिख देता हूँ मैं, ये बच जाएगा टी वन माइनस टी टू बाई टी वन, ठीक है, ये बच जाएगा। इससे फिर मैंने इक्वेशन लिख दी, टी वन बाई टी वन वन हो गया, वन माइनस टी टू बाई टी वन। तो कोई भी अगर तुम्हें एफिशिएंसी निकालने के लिए बोलेगा तो सिंपल तुम्हें क्या चाहिए, बस टेम्परेचर चाहिए। पहला टेम्परेचर जब एक्सपेंशन हो रहा होगा तब आइसोथर्मल वाला टेम्परेचर, और दूसरा टेम्परेचर जब कंप्रेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो वन माइनस टी टू कौन सा है जब कंप्रेशन वाला है, टी वन कौन सा है जब एक्सपेंशन वाला है, ये चीज याद रखना। तो उससे हम क्या पता लगा सकते हैं, उससे हम किसी भी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अदरवाइज एक बेसिक फॉर्मूला जो है वो ये है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो बेसिक फॉर्मूला तुम्हें ये यूज करना है कि वर्क डन बाय इंजन डिवाइड बाय हीट गिवन टू इंजन। हीट गिवन टू इंजन का मतलब क्या है, ये नहीं कि क्यू टोटल पूछ रहा है, क्यू टोटल नहीं पूछ रहा है, स्टार्टिंग में हमने हीट कितनी दी, उस स्टार्टिंग वाली हीट से उसने काम कितना किया, तो उसने काम तो W किया और दी कितनी थी हमने Q1, इसमें से कुछ चली गई, कहाँ चली गई, हीट रिलीज हो गई, हीट रिलीज हो गई और उसने W काम कर दिया। तो कितना एफिशिएंट हुआ, तो कितना एफिशिएंसी हुआ W बाई Q1, परसेंटेज में पूछेगा तो इंटू 100 से तुम आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो कार्नोट इंजन से हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी इंजन जो होता है या कोई भी सिस्टम जो होता है वो 100% एफिशिएंसी शो कभी नहीं कर सकता। मतलब उसके अंदर जो भी परसेंटेज एफिशिएंसी होगा वो 100% कभी भी नहीं हो सकता। अगर तुम्हें याद हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशंस में मैंने तुम्हें बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स का जो भी हमारा फर्स्ट लॉ है वो ये नहीं बता पा रहा है कि 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं आ पाती है, ठीक है। मतलब 100%, वो बोलता है कि 100% एफिशिएंसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 100% एफिशिएंट नहीं होता है, ये हम कार्नोट साइकिल से पता लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्नोट साइकिल का इतना सा पोर्शन था, जस्ट इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो तुम्हें याद रखने हैं, 4 प्रोसेसेस याद रखनी है। इतना भी याद रखोगे तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लोगे। तो अब चलते सबसे लास्ट पार्ट की तरफ, थर्मोडायनेमिक्स का सबसे लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के नाम से, बहुत ही गंदा नाम है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, और इसका जो काम है वो बहुत तगड़ा है, तगड़े 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 काम है इसके। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पीवी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर सारी प्रोसेस आ जाती है। मतलब पीवी टू दी पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर बोल दिया, मतलब इसके अंदर आइसोकोरिक प्रोसेस भी आ जाएगी, इसके अंदर आइसोबारिक प्रोसेस भी आ जाएगी, एडियाबेटिक भी आ जाएगी, आइसोथर्मल भी आ जाएगी। अब सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे बोल रहे हो आप, तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, इसके डेरिवेशन को देखते हैं और काफी चीज समझने की कोशिश करते हैं। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर हर एक चीज कवर हो जाती है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबेटिक इन चीजों पे क्वेश्चन आते हैं, इसी वजह से हम उनको ज्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आ जाता है तो वो कंफर्म पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से होगा। मतलब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से तुम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका जो फॉर्मूले बनाना है वो काफी कुछ लेंदी फॉर्मूलेज बन जाते हैं, ठीक है। तो इनके फॉर्मूलों को नहीं पढ़ते, लेकिन हम पढ़ते हैं कि कैसे ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस सारी प्रोसेस को समझाता है, ठीक है। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो फॉर्मूला होता है सिंपल, या जो भी नोटेशन होता है वो है पी टू द पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ एक्स को पॉलीट्रोपिक इंडेक्स बोला जाता है, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पे, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, काफी इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, एक्स इज द पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, ठीक है। ये पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस जैसा दिख रहा है लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है, क्यों नहीं है वो भी समझाऊंगा तुम लोगों को आगे। लेकिन अभी के लिए सिंपल याद रखोगे कि पी टू द पावर गामा लिख दो सर, बात तो सेम है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। पी टू द पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा है मतलब वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। गामा का कब कब लगा सकते हैं, मोनोएटॉमिक गैस है, ट्राइएटॉमिक गैस है, या फिर पॉलीएटॉमिक गैसेस है, वहीं लगा सकते हैं ना। 1.4 वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1.66 पुट कर सकते हैं, और इसके अलावा बाकी वैल्यूज आ गए तो फिर कैसे पुट करेंगे। तो वो सारी वैल्यूज जो हम एक्स की जगह पुट कर सकते हैं वो सारी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा डेरिवेशन है, पहले उस डेरिवेशन को मैं तुम्हें समझाता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से देखना डेरिवेशन को, क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन चीजें आने वाली है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो चीजें क्लियर होगी, ठीक है। डेरिवेशन की बात करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स du इक्वल टू dq प्लस dw, बहुत छोटे से काम के लिए बहुत छोटी सी चीज अगर वहां पे हो रही है सिस्टम के अंदर,
तो डी यू इंटरनल एनर्जी में जो छोटा सा चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू माइनस पी डी वी, डी डब्ल्यू की जगह माइनस पी डी वी लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, इस पी डी वी को मैं इधर लेके गया, मतलब डी यू प्लस पी डी वी इक्वल टू डी क्यू लिख दिया। ठीक है, ये सिंपल सा स्टेप मैंने यहाँ से लेके आया हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डी क्यू। अब अगर तुम्हें पता हो तो सी अगर तुम्हें पता हो तो हीट कैपेसिटी होता था, तो सी जो होता था वो सी होता था हमारे पास क्यू बाय डेल्टा टी, वही होता था ना। तो क्यू बाय डेल्टा टी या क्यू बाय एन डेल्टा टी, अगर मोलर हीट की बात कर लोगे तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाता था, एनसी डेल्टा टी। एनसी मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट प्रेशर नहीं बोल रहा हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, सिंपल क्यू लिखा हुआ है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एनसी डेल्टा टी, तो मैंने एनसी डी टी लिख दिया। ठीक है, डी यू को मैंने मतलब डेल्टा यू हो गया तो इसको एनसी डी टी लिख दिया, पीडीवी को पीडीवी सिंपल लिख दिया। इस पूरी इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। यहाँ तक इस डेरिवेशन में शायद सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, वी नो दैट डब्ल्यू के टी मतलब वी नो दैट पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ये चीज तुमने पढ़ चुके हो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, मैंने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो तुम्हें पता होगा डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पीडीवी प्लस वीडीपीवी, वीडीपी इक्वल टू एनआरडीटी लिख दिया। यहाँ से अगर मैं dt की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ तो dt क्या होगा, pdv प्लस vdp डिवाइड बाय nr, तो pdv प्लस vdp डिवाइड बाय nr। ये चीज क्लियर है, यहाँ तक क्या किया फिर से समझा रहा हूँ, फिर से देखोगे pv इक्वल टू nrt है, मैंने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो pdv मतलब पहला, फिर इसको डिफरेंशिएट करो प्लस दूसरा, फिर इसको डिफरेंशिएट करो तो वो लिखा हुआ इज इक्वल टू nrt, t था तो nrdt लिख दिया। तो dt की वैल्यू क्या आ रही है, ये डिवाइड बाय nr, तो pdv प्लस vdv डिवाइड बाय nr, ये चीज लिख दी यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, फिर ये इक्वेशन नंबर 1 को देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 1 में ये एनसीटीटी लिखा हुआ था, एनसीवीडीटी लिखा हुआ था, तो मैंने क्या किया, इधर लेके आ गया और एनसी माइनस सीवी इंटू डी टी इक्वल टू पीडीवी लिख दिया। ठीक है, ये एनडीटी एनडीटी यहाँ से कॉमन ले लिया। अब dt की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, ये वाली वैल्यू मैंने dt की यहाँ पे पुट कर दी, pdv प्लस vdp डिवाइड बाय nr इज इक्वल टू pdv। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है कि cp cv में कंफ्यूजन हो जाता है, तो कहीं पे c इंटू p लिखा हुआ है, कहीं पे cp कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये c आपको खुद सोचो, ये n था तो ये n से ये n तो मैंने काट दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, c इंटू p dv, तो सी पी इंटू डीवी, ये सी पी, ये सी पी वाला सी नहीं है। ठीक है, ये सी इंटू पी वाला सी है। थोड़ा सा लिखते टाइम थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, सी इंटू पी वाला सी है, तो सी पी डीवी माइनस वी इंटू सी वी, वी सी वी डी पी, तो वी सी वी डी पी कहाँ पे आ रहा है, वी इंटू सी वी इंटू डी पी, तो ये चीज लिखी हुई है, प्लस सी वी डी पी मतलब सी इंटू वी इंटू डी पी लिखा हुआ है, माइनस सी वी डी पी माइनस सी वी पी डी वी, मतलब ये चीज लिखी हुई इज इक्वल टू पी डी वी इंटू आर, तो ये आर उधर चला गया तो आर पी डी वी हो गया। ठीक है, एक बार अच्छे से देखोगे तो कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये जो पीडीवी वाला एक तो ये टर्म है पीडीवी वाला, एक ये टर्म है पीडीवी वाला, और एक ये टर्म पीडीवी वाला, तो मैंने इन सब पीडीवी वालों को एक साइड लेके आ गया। तो पीडीवी को लेके आया तो ये सी वी और ये आर इधर आएगा तो नेगेटिव, सी माइनस सी वी माइनस आर इंटू पी डी वी, प्लस यहाँ से अगर तुम देखोगे तो इसमें सी वी कॉमन है, यहाँ पे तुम्हारे पास ये सी हो गया, ये यहाँ से सी, ये वी डी पी और ये वी डी पी कॉमन आ गया, तो वी डी पी कॉमन आ गया, सी माइनस सी वी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तो हमारे पास सी माइनस सी वी प्लस आर लिखा हुआ है, ये दिख रहा है। ये सी वी प्लस आर को मैंने क्या लिख दिया, सी पी। अब ये सी पी वाला जो तुम सोच रहे हो वही सी पी है, तो सी माइनस सी पी हो गया, प्लस पी डी वी, ये सेम पी डी वी यहाँ पे आ गया, सी माइनस सी वी वी डी पी सिमिलर इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया कि सी माइनस सी वी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिए, तो सी माइनस सी पी डिवाइड बाय सी माइनस सी वी पी डी वी, ये 1 हो गया, वी डी पी इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने पूरी इक्वेशन को पी वी से डिवाइड कर दिया, तो पी वी से डिवाइड करने पे क्या होगा, ये पी डी वी डिवाइड बाय पी वी, पी डी वी डिवाइडेड बाय पी वी होगा, तो पी से पी कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डी वी बाई डी, तो डी वी बाई वी हो गया। यहाँ पे पूरी इक्वेशन को पी वी से डिवाइड किया तो ये पी वी हो गया, पी वी में ये वी से वी कट जाएगा तो डी पी बाई पी हो गया, तो ये हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, इसके आगे भी थोड़ा सा इक्वेशन बचा हुआ है, लेकिन बोर्ड पे पर्याप्त जगह नहीं है, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूँ आगे। तो अब इसके आगे चलते हैं, लास्ट इक्वेशन जो मैंने लास्ट जहाँ पे हम थे, सी माइनस सी पी डिवाइड बाय सी माइनस सी वी, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, डी वी बाई वी वी प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ dp बाई पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, ठीक है। तो dp बाई v का इंटीग्रेशन करोगे तो ln v आ जाएगा, dp बाई p का इंटीग्रेशन करोगे तो ln p आ जाएगा, और जीरो का इंटीग्रेशन करोगे तो कोई कांस्टेंट k आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो तुम्हें पता हो कि अगर ln के सामने कोई चीज लिखी है तो वो पावर में चली जाती है, तो ये जो ln v था, ये v की पावर में कौन चला गया, ये पूरा फैक्टर, तो c माइनस सी पी डिवाइड बाई c माइनस सी वी प्लस ln p इक्वल टू k, ये चीज लिखी हुई है। फिर क्या होता है कि अगर ln में अगर दो चीजें प्लस में है तो वो मल्टीप्लीकेशन में जा सकती है, तो ln v प्लस ln c माइनस सी पी, ये c माइनस सी वी प्लस ln p को मैंने ये लिख दिया ln p इंटू वी c माइनस सी पी अपॉन c माइनस सी वी इक्वल टू k, ठीक है। अब क्या होगा कि ln में अगर चीजें, तो यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ ln जो बेस है वो e है, तो e की पावर में k चला गया, तो e भी एक कांस्टेंट है, k भी एक कांस्टेंट है, तो ओवरऑल भी क्या आया, कांस्टेंट आया, इसको k डैश लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गया, pv टू दी पावर c माइनस सी पी अपॉन c माइनस सी वी। तो अगर इसको मैं कंपेयर करूँ pv टू दी पावर x इक्वल टू k से, तो x की वैल्यू क्या आएगी, c माइनस सी पी अपॉन c माइनस सी वी, तो x इक्वल टू अगर c माइनस सी पी अपॉन c माइनस सी वी इज वेरी क्या हमारा पॉलीट्रोपिक इंडेक्स है। तो अगर ये c क्या है, ये C है सिंपल हमारा मोलर हीट कैपेसिटी, Cp क्या है हमारा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv क्या है हमारा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उनसे रिलेट करके मैं क्या निकाल रहा हूँ, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब x की वैल्यू पर्टिकुलर कोई भी अगर इक्वेशन होगी उसके लिए कांस्टेंट होगी, मतलब ये सारी चीजें भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, ये वेरी नहीं करनी चाहिए टाइम के साथ। अगर ये टाइम के साथ वेरी कर जाएगी तो ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती है पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए सारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, c माइनस सी पी डिवाइड बाई c माइनस सी वी। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। और ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो x निकाला जाता है वो कुछ ऐसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन में तुम्हें सारी ये वैल्यूज दी हुई होगी, तो तुम उससे x निकाल सकते हो, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की इक्वेशन को लिख सकते हो। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे x क्या है हमारा, c माइनस सी पी अपॉन c माइनस सी वी। तो लिख दिया मैंने x इज इक्वल टू c माइनस सी पी अपॉन c माइनस सी वी। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट देखोगे, ये x इंटू सी एक्स माइनस सी, एक्स इंटू सी एक्स माइनस सी वी, सी माइनस सी पी, सी माइनस सी पी सिमिलर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या किया मैंने, ये जो सी पी था इसको मैं इधर ले आया, सी पी माइनस एक्स सी वी, और एक्स सी को उधर ले गया, तो एक्स सी को उधर ले गया ना, तो वो माइनस एक्स सी हो गया, तो माइनस एक्स सी हो गया, तो सी कॉमन लिया तो वन माइनस एक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ, तो इस सी पी को मैंने लिख दिया सी वी प्लस आर माइनस एक्स सी वी इक्वल्स टू सी इंटू वन माइनस एक्स, ये चीज भी लिख दी। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सी वी कॉमन निकाला, तो इन दोनों से सी वी कॉमन निकाला तो क्या आ गया, वन माइनस एक्स प्लस आर इक्वल्स टू सी इंटू वन माइनस एक्स। फिर मैंने क्या किया, मुझे सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने वन माइनस एक्स को डिवाइड कर दिया, तो वन माइनस एक्स से वन माइनस एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, तो बस क्या गया सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। तो ये सी की वैल्यू निकल के आएगी, सी की वैल्यू निकल के आएगी, सी क्या है यहाँ पे, सी यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। एक और किस तरीके से लिख सकते हैं, सीवी को लिख सकते हैं आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। तो ये भी सी की वैल्यू हो जाएगी, ये भी सी की वैल्यू होगी, डिपेंड करता है, अगर गामा दिया हुआ है तो गामा के करस्पॉन्डिंग ऐसे आंसर लिख सकते हो, और अगर सीवी दिया हुआ तो सीवी के अकॉर्डिंग तुम आंसर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो सी होता है, सी मतलब सी मतलब हो गया अपना यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी जो होगी वो उसकी वैल्यू हम कुछ ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का। मतलब तुम्हें याद रखना है, ये चीज भी तुम्हें फिजिक्स के अंदर जरूर समझाई होगी, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री में अगर तुम्हारे कहीं पे भी यूज आता है तो तुम इस इक्वेशन को इस तरीके से मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके किसी भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की इक्वेशन को लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चीजें चलते हैं, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट लो। तो अब देखते हैं कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से हम बाकी सारी प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रोसेस है यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में तुम्हें खुद को पता है कि सी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सीपी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो सीपी हो जाएगी। तो एक्स इज इक्वल टू सीपी, सी माइनस सीपी, जो लास्ट वाला फॉर्मूला था, सी माइनस सीपी अपॉन सी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी क्या हो गया, जीरो। तो पीवी टू दी पावर एक्स है तो पीवी टू दी पावर जीरो, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो है, तो वी की पावर जीरो तो वन, तो पी इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। तो आइसोबारिक प्रोसेस हमने किससे एक्सप्लेन कर दी, हमने पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से एक्सप्लेन कर दी, कहाँ पी इक्वल टू के है, मतलब प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब बहुत छोटा होगा, बहुत कम होगा। आइसोथर्मल मतलब
जीरो होगा अप्रोच, जीरो होगा तो सी कहाँ होगा, इन्फिनिटी की तरफ होगा। तो अगर उसको हम लिमिट लगाएं x इक्वल टू लिमिट सी इन्फिनिटी सी टेंडिंग टू इन्फिनिटी सी माइनस सी पे अपॉन सी माइनस सी बी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो पी टू द पावर x इक्वल टू पी टू द पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, और पीवी इक्वल टू कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होगा, आइसोथर्मल। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। फिर एडियाबेटिक प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर सी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सी क्या होता है, क्यू बाय एन डेल्टा टी। तो अगर क्यू ही जीरो है तो सी भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस सी पी, एन को जीरो माइनस सी बी, सी पी बाई सी बी बच गया, इज इक्वल टू क्या होगा, गामा। सी पी बाई सी बी क्या होता है, गामा। तो पी टू द पावर एक्स इक्वल टू पी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमने पुट कर दिया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर पी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सिमिलर चीज फिर से लिखी हुई है। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, सी इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है। तो सी वी पुट करते हैं पे, एक्स इक्वल टू सी वी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी वी माइनस सी वी इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये सी वी माइनस सी वी क्या होगा, ये वैल्यू होगी तुम्हारी जीरो। अब कुछ भी वैल्यू आए डिवाइड बाई जीरो, आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। तो पी टू द पावर एक्स इक्वल टू पी टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल टू ए। अब इसको क्या किया मैंने कि यहाँ पे इन्फिनिटी था, यहाँ पे वन था, तो मैंने यहाँ पे वन बाई इन्फिनिटी करना, तब बोल सकते हो कि इसकी पावर को मैंने क्या कर दिया, इसकी सपोज इतना सोचो कि पी टू द पावर इन्फिनिटी पीवी टू दी पावर इन्फिनिटी इक्वल टू के लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ जो था वन बाई इन्फिनिटी से इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये चीज़ अगर तुम यहाँ से फिर यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये पी टू दी पावर वन बाई इन्फिनिटी और वी टू दी पावर वन इक्वल टू के हो गया। ये वैल्यू तो हो गई जीरो, ये वैल्यू जीरो, तो पी की पावर जीरो क्या हो गया, वन। तो वी इक्वल टू क्या आ गया, के, मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आई थिंक चीज क्लियर हो गई होगी कि क्या है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से हमने चारों जो भी हमारे पास प्रोसेस होती थी उसको एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स का जो पोर्शन था या थर्मोडायनेमिक्स का जो लेक्चर्स थे वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम काफी इजी चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है और आसानी से तुम चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो जाओगे और इसके जितने भी क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स के जाके सारे सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे। तब तक के लिए बाय रहेगा।